महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लोग वोट डाल रहे हैं, लेकिन इस सत्ता समर में कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो चुनाव के नतीजे तय करेंगे, ये जानना बेहद जरूरी है। बिटकॉइन और कैश फॉर वोट के आरोपों को लेकर के ध्रुवीकरण तक कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो चुनाव नतीजे तय कर देंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव में है, ये सबको पता है। महाराष्ट्र की 288 और झारखंड में अंतिम चरण की 38 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। 23 नवंबर को इसके नतीजे भी सामने आ जाएंगे। इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले गठबंधन के साथ ही विपक्षी पार्टियों वाले गठबंधन का भी बहुत कुछ दांव पे लग गया है। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी एसपी और अजीत पवार की एनसीपी, इन सब के बीच में असली नकली की लड़ाई है। 2019 में जब चुनाव हुए थे महाराष्ट्र में विधानसभा के और अब जब हो रहे हैं, तो ये दो पार्टियां असल में आज 4 पार्टियां हो गई हैं और इनमें आपस में एक तरीके से लड़ाई है, असली और नकली की है। इसी तरह झारखंड में बीजेपी और जेएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी अस्मिता की पिच पर आमने सामने हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं कि असली आदिवासियों का हितकारी कौन है। महाराष्ट्र से लेकर के झारखंड तक चुनाव प्रचार में सियासी दलों ने विकास के बहुत सारे वायदे किए हैं, बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई हैं और लोगों के भविष्य की तमाम तस्वीरें भी दिखाई हैं। लगभग हर बड़े नेता ने रैली में भारी भीड़ की है और उसमें बहुत सारे वायदे भी किए हैं। लेकिन अब जो उनके वायदे हैं उस पर जनता कितनी उन पर यकीन करेगी, ये जनता अब निर्णय लेगी, ये जनता के ऊपर है। और जो लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं 23 नवंबर को, इन लोगों ने जिन नेताओं ने वायदे किए थे पब्लिक मीटिंग्स में, उस पर कितना यकीन करते हैं ये भी पता चल जाएगा। महाराष्ट्र और झारखंड में ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वोटर को वोट तय करने में और जीत हार में एक अहम भूमिका निभाएंगे। यानी वोटर्स जब वोट कर रहे हैं तो उनके मन में क्या चल रहा है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने शुरू से लेकर अंत तक बहुत कुछ बदलाव किया है। लास्ट मोमेंट ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो जीत और हार को तय कर देते हैं। आज हम इन्हीं पर बात करने के लिए आपके सामने आए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैश फॉर वोट कांड की। हर चुनाव से पहले ये देखा जाता है कि मतदान से ठीक पहले वाली रात को ये अक्सर आरोप लगते हैं कि शराब बांटी जा रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं, कैश में दिया जा रहा है, उपहार दिए जा रहे हैं, ये आरोप लगते रहते हैं। और यहाँ भी ये देखने को मिला है महाराष्ट्र में चुनाव थमने के बाद और मतदान से पहले आधिकारिक रूप से यह साइलेंट पीरियड होता है। लेकिन यही वक्त होता है जब सियासी दल और उम्मीदवार हवा का रुख भांपने और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उसे अपने पक्ष में मोड़ने के लिए किस्मत आजमाते हैं। एक दिन पहले महाराष्ट्र में 3 ऐसे आरोप सामने आए हैं, 3 ऐसे मामले सामने आए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और महाराष्ट्र के भाजपा के कद्दावर नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगा है। ये बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें होटल में ही घेर लिया, हंगामा हुआ और मामले ने तूल पकड़ने के बाद चुनाव आयोग ने तावड़े के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। शरद पवार की पार्टी से जुड़े और उन्हीं के परिवार से आने वाले रोहित पवार की कंपनी के एक अधिकारी पर भी पैसे बांटने के आरोप लगे हैं और उसे पकड़ा गया है। अंतिम पलों में कथित रूप से सुप्रिया सुले का एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ है जिसमें बिटकॉइन को लेकर के बातचीत है। साइलेंट पीरियड में आए इन कैश फॉर वोट के मामलों ने मतदाताओं के मन में असर डाला और असर डाला भी जाता है। अक्सर हमने देखा है कि पैसे से वोटर्स को खरीदने, प्रलोभन देने की तमाम बातें, डरा धमका के पैसे देकर के, ऐसे बहुत सारे किस्से हम सुनते चले आए हैं। तो ये भी एक अहम फैक्टर है जो चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकता है और वो भी मतदान से ठीक एक दिन पहले जब होता है। दूसरा होता है हम नाम उम्मीदवार। महाराष्ट्र की बात कर लें तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर किसी दल के उम्मीदवार के हम नाम कई डमी कैंडिडेट्स मैदान में उतर जाते हैं। मसलन मेरे ही नाम का, मैं अगर अधिकृत प्रत्याशी हूँ एक पार्टी का, तो मेरे ही नाम का मिलता जुलता आदमी कहीं से कोई ढूंढ के लाएगा और उस विधानसभा सीट पर या उस लोकसभा सीट पर खड़ा कर देगा। डमी नाम से कैंडिडेट सामने आ जाता है। एक ही पार्टी में हम नाम 2-2, 3-3 निर्दलीय उम्मीदवार, तो कहीं कहीं गठबंधन के उम्मीदवार 2-2, 3-3 नाम के साथ विधानसभा चुनाव में आ जाते हैं। सिंबल अलग अलग होता है लेकिन डमी कैंडिडेट्स इसमें चुनाव को बहुत प्रभावित करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी मुझे याद है कि विधानसभा का चुनाव जब हुआ 2022 में, उत्तर प्रदेश की निषाद पार्टी एक सीट इसलिए हार गई क्योंकि निषाद पार्टी का चुनाव चिन्ह था भरी हुई थाली और एक उम्मीदवार खाली थाली उसका सिंबल मिला था।
निर्दलीय उम्मीदवार था, एक सीट हार गई इस चक्कर में, क्योंकि वोटर्स कंफ्यूज हो जाते हैं डमी नाम से, डमी सिंबल्स पे। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। एक और मुद्दा है किसानों का मुद्दा। महाराष्ट्र में किसानों का मुद्दा हमेशा से ही खूब गर्म रहता है, चर्चा में रहता है। प्याज की कीमतें जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी थी, तब सरकार की ओर से निर्यात रोकने के फैसले से भी किसान नाराज बताए जा रहे थे। वहां पर किसान और उनसे जुड़ी समस्याएं महाराष्ट्र में पहले से भी मुद्दा बनती रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी और महायुति इसको लेकर के अलर्ट रही है। महायुति ने किसानों की नाराजगी कम करने के लिए किसान सम्मान निधि के तहत दी जा रही धनराशि 12,000 रुपए को बढ़ा करके 18,000 रुपए वार्षिक कर दिया। किसान कर्ज माफी का वायदा कर दिया। महायुति का किसान कार्ड चलता है या अन्नदाता महाविकास अघाड़ी के साथ जाते हैं, महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे इस पर काफी कुछ निर्भर करेंगे, ये बात तो बिल्कुल तय है। अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में चंपाई सोरेन, सीता सोरेन और कल्पना सोरेन इफेक्ट है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री रहे चंपाई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से अपने आप को अलग कर लिया, भाजपा का उन्होंने दामन थाम लिया। चंपाई का झारखंड के कुछ क्षेत्रों में, खासतौर पर कोल्हान रीजन में एक अच्छा प्रभाव माना जाता है। कोल्हान रीजन बीजेपी के लिए पिछले चुनाव में भी सरदर्द था और तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास सत्ता से दूर हो गए थे, अपनी भी सीट नहीं बचा पाए थे। तो ऐसे में कोल्हान में बीजेपी को इस बार चंपाई के आने से उम्मीद है कि वहां पर उनका प्रदर्शन सुधरेगा। दूसरी तरफ परिवार के अंदर जो दिक्कत है, आपसी लड़ाई है सीता सोरेन और कल्पना सोरेन के बीच में, उसका भी फायदा भाजपा लेने की कोशिश करेगी। ये परिवार की जो आपसी कलह होती है, इसका भी फायदा पॉलिटिकल पार्टीज लेते रहते हैं। एक और जो अहम मुद्दा है कि आदिवासी फैक्टर, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ये कहती है कि साहब आदिवासियों की हित की बात अगर कोई करता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा करती है। बीजेपी कहती है कि भाई आदिवासियों की अस्मिता के साथ अगर कोई खड़ा है तो बीजेपी खड़ी है। बीजेपी ने कहा कि भाई राष्ट्रपति हम आदिवासी समुदाय से लेके आए, तमाम आदिवासी नेताओं को उन्होंने आगे बढ़ाया। बीजेपी भी कहती है कि भाई आपके बीच के ही आदिवासी नेता भ्रष्टाचार में आपके हिस्से की जो कमाई है उसको खाते रहे। हेमंत सोरेन का नाम लिया गया कि भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगे। बीजेपी बिरसा मुंडा की जयंती पर दिल्ली से लेकर बिहार तक बड़े नेताओं के कार्यक्रम और आदिवासी समाज को संदेश देती है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स में एक फैक्टर ये भी है कि झारखंड जहां आदिवासी समुदाय है, आदिवासियों के बीच में अपने आप को प्रेजेंट करना भाजपा ने अच्छे से प्रेजेंट किया है इस बार। बीजेपी ने महाराष्ट्र से झारखंड तक भ्रष्टाचार को भी एक मुद्दा बनाया है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जब राहुल गांधी ने पीएम मोदी के नारे एक है तो सेफ है पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तिजोरी के जरिए वार किया, तो बीजेपी ने तुरंत ही कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उसे घेर लिया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे और शरद पवार ने अजीत पवार को गद्दार बताते हुए जनता से सबक सिखाने की अपील की। वहीं झारखंड में चुनाव प्रचार थमने से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विज्ञापनों में एक पेज का विज्ञापन देकर झारखंड राज्य की मांग को लेकर आंदोलन की तस्वीरें दिखाई, भावनात्मक कार्ड चला, शिबू सोरेन की भी तस्वीर दिखा दी गई, यानी इमोशनल कार्ड भी खेला जा रहा है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन, इमोशनल कार्ड भी खेला गया। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक डायरेक्ट कैश बेनिफिट्स वाली योजनाओं का बोलबाला रहा है। महाराष्ट्र में महायुति की लड़की बहन की तमाम योजनाएं हैं, उन्होंने चालू कर रखी हैं। उसकी बात लाडली बहना से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, वहाँ पे बहुत फेमस हैं, बहुत बहुत उनको बहुत पॉपुलैरिटी भी मिल रही है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को मैया सम्मान योजना से उम्मीद है कि उनको फायदा मिलेगा इससे। तो ये योजनाएं हैं जो महिला वोटर्स को प्रभावित कर पाएंगी या कर सकती हैं, ये तो निर्णय पे पता चलेगा। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही जगहों पर महिलाओं यानी वुमेन सेंट्रिक जो स्कीम्स हैं उनका बोलबाला रहा है, झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी। चाहे वहाँ पर सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्षी पार्टी हो, सबने अपने अपने घोषणा पत्रों में इसका जिक्र किया है। तो महिलाओं की बात कर लें, किसानों की बात कर लें, युवाओं की बात कर लें, कैश फॉर वोट की बात कर लें, भावनात्मक कार्ड, इमोशनल कार्ड की बात कर लें, स्पेसिफिक मुद्दों की बात कर लें, डमी कैंडिडेट्स की बात कर ली, ये सब कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो चुनाव से ठीक पहले जो आखिरी दिन होता है, अगर आखिरी दिन ये कार्ड चल जाते हैं तो चुनाव प्रभावित हो जाता है, पलट सकता है। ऐसे कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं
कि किसी पार्टी या किसी कैंडिडेट का हवा चलती रहती है पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, लेकिन मतदान से ठीक एक दिन पहले हवा पलट जाती है, क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसा फैक्टर आखिरी दिन चल दिया आता है जो पूरा चुनाव बदल देता है। बहरहाल महाराष्ट्र और झारखंड में कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा, जो सबकी सोच से अलग होगा, जो मतदाताओं के मन पर भारी पड़ेगा, ये 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है महाराष्ट्र में और झारखंड में? कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा हमको, और आप देखते रहिए डेली लाइव।